सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप रिहा हो गए हैं, लेकिन हज का वक्त गुजर गया। हाँ जी, वो मुझे लगता है मकसद भी यही था। मैं ये 9वीं दफ़ा मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ पहले कभी नहीं हुई। और यानी तकलीफ़ें आपके सामने ही हैं। बहुत सारी चीज़ों ने मेरे जिस्म पे निशान छोड़े, मेरी रूह पे निशान छोड़े, ये रहेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो गिरा लगी है ना, ये बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। यानी एक आदमी हज करने जा रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। हुआ यहाँ से सब क्या सऊदी था? एयरलाइन की मेरी जी बराह रास्त प्रवास थी, जद्दा ठीक मैं जा रहा था। ठीक और हुआ ये था कि मैंने 2022 में जाना था हज पे। ठीक। मैं गिरफ़्तार था आप लोगों के सामने ही। मैं जी उस दिन, बिल्कुल। जिस दिन छूटा उस दिन हज था। फिर मैंने 2023 में हज पे जाना था, मैं गायब हो गया। ठीक। अब 2024 का मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपनी फैमिली से कि हम हज पे जाएंगे। बाहर से मैंने अपनी फैमिली को बुलाया एयरपोर्ट पे। इससे पहले जो मेरी फ़्लाइटें थी वो इस तरह थी कि मैं यहाँ से गल्फ़ जाता, वहाँ से अपनी फैमिली को पिक करता और एहराम पहन के हम वहाँ से चले जाते। ठीक। क्योंकि ये केस बार बार अदालत में चलता रहा, मैं एयरपोर्ट जाता रहा, मुझे रोकते रहे। 5 मरतबा मैंने टिकट लिया। अब ये आखिरी फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान से लाहौर से जा रही थी। इसके अलावा मेरे पास कोई अवेलेबल फ़्लाइट थी ही नहीं। लाहौर से ये आखिरी फ़्लाइट जा रही थी रात को 3 बजे। एक मैं बस थोड़ी सी ज़रा जी, बात को कर दूं। आप इससे पहले गए माह रमज़ान से, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आप रमज़ान उम्रे में उम्रे की मेरी अदायगी मेरी से फैमिली आप। उम्रा करने के लिए गई। और क्योंकि जब मैं वापस आया ना, तो ये सब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे। इन लोगों ने कोई नीयत की हुई थी कि हम सब इकट्ठे अल्लाह के घर पे हाज़िरी देंगे। सही। अम्मी अब्बू ने उम्रे पे पहले जाना था। जब इन्होंने जाना था तो उस दौर में मैं उठाया गया था, तो इन्होंने अपना उम्रा मुअक्खर कर लिया था। ठीक। और ये नीयत कर ली थी कि मैं अपने सारे इकट्ठे बच्चों को करेंगे। लेकर, छोटे बच्चों को भी फैमिली के लेकर, तो बहुत बड़ी तादाद में सब लोग उम्रे के लिए तैयार हो गए। सही। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ने पता करवा के बताया कि भाई आपका तो नो फ्लाइंग लिस्ट में आपका नाम है, आप तो ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक। तो तब हमने कोर्ट से रब्ता किया था। फिर मेरे घर वाले चले गए, मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने केस वापस ले लिया। ठीक। मैंने इजाज़त नहीं मिली, पूरा रमज़ान गुजर गया नहीं था। मिली। मैंने आपके सामने मैंने जज साहब को ये कहा था कि जज साहब या तो आप मुझे उम्रे पे भेजेंगे आज, या फिर मैं इस अदालत में दोबारा नहीं आऊँगा। क्योंकि मैंने उम्रे पे जाना है, मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता। और तो मैंने उस वक्त, क्योंकि मेरी फैमिली के आने का वक्त वापस आने का हो गया, तो फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया, ठीक। ताकि किसी को ये ना लगे कि ये कहीं जाना चाहता है। मैं एक्चुअली उम्रे पे ही जाना चाहता था उस वक्त। फिर वक्त गुजरता गया। फिर हज जब करीब आया ईद के बाद, तो तब क्योंकि हमारा पहले से प्लान था, तो मैंने वजारत दाखिला में ख़तों किताबत शुरू की। अब मेरी जो लीगल टीम है, उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना मेहनत की उनके साथ। कुछ नहीं किया उन्होंने। सिंगल जज का ऑर्डर भी था उसके इनको बाद हज हाँ, पर। पहले था। फिर उसके बाद मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया, फिर मुझे ऑफलोड कर दिया। दूसरा ऑर्डर दिया, फिर उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। फिर मैं डीबी में गया। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने सुबह से लेकर शाम तक 4 मरतबा केस सुना है सही। कि पाकिस्तान से जाने वाली आखिरी फ़्लाइट है इस बंदे के लिए, हम चाहते हैं कि ये हज पे जाए। और जजेज़ ने इतना मेरे पे एतबार किया, मेरी क्रेडिबिलिटी पे, कि उन्होंने मेरे सिर्फ लिख कर देने के ऊपर एतबार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, हमें भरोसा है कि आप वापस आएंगे। उन्होंने कहा काफ़ी है इतना, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आदमी लिख कर दे रहा है। और 8 तारीख को मेरी पेशी उन्होंने जुलाई की रख दी। ठीक। तो मैंने यहाँ से हज पे जाना था, सही। वापसी पे अपने बच्चों को मिलना था और पाकिस्तान वापस आ जाना था। और कोई मेरा प्लान नहीं था पाकिस्तान ही आना है। यार मैंने कहाँ जाना है। पहले 3 दफ़ा जब ये साबिर शाकिर साहब बाहर गए, उसके बाद 3 दफ़ा मैं बाहर गया हूँ, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। बिल्कुल सही। जब अरशद भाई बाहर गए तब भी मैं बाहर गया हूँ, मैं वापस आया हूँ। जब ये बाकी लोग पाकिस्तान से बाहर गए, मैं कई दफ़ा बाहर गया हूँ, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। तो भाई मैंने नहीं आना होता तो मैं पहले ही भाग जाता। अब मैं हज करने जा रहा हूँ भाई, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आप समझें बात को। और मैंने तमाम लीगल जितने भी ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल किए। फाइनली अदालत ने मुझे कहा जी आप जाके इंटीरियर सेक्रेटरी को मिल लें, अगर वो कोई श्योरिटी आपसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अदालत में कह दी हम ले लेते हैं श्योरिटी। मैं गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपया आप, मेरी सारी जायदाद भी मांगते ना मैं दे देता इनको। हज पे जा रहा हूँ भाई, जितने ज़्यादा पैसे इनके पास रखवा के जाऊँगा उतना ज़्यादा सवाब होगा। तो मैं तो 10 लाख का तो मसला ही कोई नहीं था। ये तो कहते अपनी सारी जायदाद, घर, गाड़ी सब कुछ रख के चले जाओ, तो मैं रख के चला जाता। सही। गिरवी रख के चला जाता अपने आप को भी कि मैं हज करके वापस आ जाऊँगा। मैंने जनाब इनको वो 10 लाख इन्होंने मांगा, उसका पे ऑर्डर भी वहाँ वो सिद्दीक जान ने मेहरबानी की, उसने फ़ौरन जमा करवा दिया। सही है। और सारी इजाज़त लेके, उनसे अप्रूवल का लेटर लेके, हाई कोर्ट ने लिखा है कि इसको नहीं रोका जाएगा। एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने गुस्ल किया और एहराम पहना और मैंने 2 नफल पढ़े। तैयारी से ही आप। हाँ, क्योंकि ये घर हमारा सबसे करीब ये वाला घर है। एयरपोर्ट से सबसे करीब, मेरा जो दूसरा घर है वो दूर है एयरपोर्ट से, ये घर करीब है एयरपोर्ट से। तो मैं इधर आ गया। मैंने फटाफट यहाँ पे
इसने मुझे अली ने कहा कि तू इधर आ जा यार, साथ ही एयरपोर्ट है, 5 मिनट के फासले पे, यहीं से तैयार होकर निकल जाए, तू फ्रेश हो जाए। तो मैं खुद क्योंकि गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और हमें 8:30 बजे फैसला मिला था। तो आप सोचें कि हम किस हसल में आए होंगे कि रास्ते में पानी पीने के लिए भी हम नहीं रुके। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने आके गुसल किया, गुसल करके मैंने आराम पहना, 2 रकात मैंने नफल पढ़े, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि जी वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस वाले और सादा कपड़ों वाले बंदे और नकाब पोश वहाँ पे फिर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। ये आपको पता चल गया था? ये यहाँ हमें पता चल गया था, इन्फॉर्मेशन आ गई, सही है। यहाँ पता चल गया कि वो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जो लोग पहले मुझे छोड़ने के लिए वहाँ पहुँचे ना मेरी फैमिली के, तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि मेरी फैमिली बाहर से भी आ गई थी, ठीक, वो भी बाहर से आ गए थे, और वो भी देख रहे थे कि ये एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, कि ये तो नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं है। सही। फिर भी हम वहाँ चले गए। एयरपोर्ट के पास जाके अली ने गाड़ी रोकी और इसने कहा कि इमरान, आई नीड योर फाइनल कॉल। वो सामने देख क्या सूरत हाल है, वो तो बिल्कुल पागलों की तरह हर गाड़ी के साथ चिपके हुए हैं लोग और इस तरह। तो देन आई सेड कि यार यहाँ से वापस नहीं जा सकते, मैंने आराम पहना हुआ है, और मुझे पूरा यकीन था ये मुझे रोकेंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे और ये कहेंगे जी हम हज पे जाते हुए आदमी को नहीं रोक सकते, आप चले जाएं। खुदा की कसम मुझे ऐसे लगता था। इन्होंने मुझे रोका और हम मुस्कुरा रहे थे। मैं सिर्फ अपना वो दुआ पढ़ रहा था, मैं और कोई काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ दुआ पढ़ रहा था, तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका ला। तो मैं तो दुआ पढ़ रहा था, मैं तो जा रहा था हज पे। तो इन्होंने वहाँ पे सादा कपड़ों में आके बंदों ने घेर के गाड़ी रोक ली। देखिए सिविलियन जब आपकी गाड़ी को आके रोक लेते हैं तो आप का कोई ना तो कोई रिएक्शन होगा ना कि भाई ये कौन लोग हैं। अली ने उनसे पूछना शुरू किया, मैं अपनी दुआ ही पढ़ रहा था, अली उनसे बार बार पूछ रहा था। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं तो कुछ आप हैं कौन, मैं तो गिरफ्तार हो गया, मैंने चीज़ें नहीं देखी। लेकिन अली मुझे याद है एक ही बात कह रहा था कि वर्दी वाले को भेज, वर्दी वाले को भेज, हु आर यू, तुम हो कौन। भाई अजहर सिद्दीक साहब ये सवाल कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, ईंटें लेकर आए, ला के मेरी गाड़ी में ईंटें मारना शुरू कर दी दरवाजे पे, खिड़की में। मैंने अपना हाथ यूँ रखा कि मैं एहराम में हूँ, मैं ज़ख्मी ना हो जाऊँ, तो वो ज़ख्मी हो जाएं आप और ब्लड आपका निकले तो फिर वो आपको दम वगैरह आपका, तो मैंने उसको ऐसे कर लिया ना कि मेरी आंख में ना लग जाए, मैंने सफ़र पे जाना है तो ये मार रहा है। तो उसने 2-3 दफ़ा ईंट मारी, उसके बाद यूनिफॉर्म वाले बंदे आ गए। यूनिफॉर्म वाले बंदे आए तो अली ने कहा जी खोल दें। इसने लॉक खोला, उसने मेरी कलाई से पकड़ा, मैं अभी भी दुआ ही पढ़ रहा था। उसने कहा सर चलें साथ। कोई बात नहीं बताई क्या? मैंने तो बात करनी नहीं थी ना, मैं तो अपना दुआ पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि उस गाड़ी में बैठ जाएं। अच्छा, मैं फिर भी ये समझा कि उस गाड़ी में बैठा के कहीं और से घुमा के ले जाएंगे। हो सकता है किसी ऑफिसर से मेरी मुलाकात करवाएंगे, सर मेहरबानी करें आप थोड़ी सी हमारे को बातचीत करें, जाएँ आप। मेरे दिमाग में फिर ये था, मैं जाके मुस्कुराता हुआ उस गाड़ी में बैठ गया, दुआ पढ़ता हुआ। वो लेके गाड़ी उल्टी तरफ रिंग रोड की तरफ भाग गए। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर सहाफ़ी शाकर अवान, अवैस और साफियों ने पीछे कोई मोबाइल भी छीने, बंदे भी पकड़ लिए, इन्होंने कोई तशद्दुद भी किया। मुझे ये पता चला बाद में, मुझे पुलिस वालों ने बताया कि जी पीछे लड़ाई भी हुई थी। अच्छा, मुझे इन्होंने गाड़ी में बिठाया और लेके निकल गए। रास्ते में ना पुलिस वाले रोना शुरू हो और उसने मेरे से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे पुलिस वाले ने। हाँ, उन्होंने कहा कि सर आप हमें माफ़ कर दें सर, हम नहीं हैं सर, सर अल्लाह की कसम हम मजबूर हैं नौकरी की वजह से। और वो तकरीबन रो रहे थे वो लोग, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तो क्यों मजबूर क्यों थे? वो रो रहे थे बेचारे। वो ये कहते जी हम मजबूर हैं, हम ये नहीं करना चाहते, हमें पता है हमने अजाब अपने सर ले लिया है। क्योंकि मैं उस वक्त भी दुआ ही पढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग परेशान ना हो, अभी तुम लोग मुझे एयरपोर्ट लेकर आओगे और मुझे जहाज़ में चढ़ाओगे। मैं इस कन्विक्शन के साथ था, पूरे यकीन के साथ। और वो फिर लेकर मुझे गए एक जगह पे, वहाँ से दूसरी जगह पे, और फिर वहाँ से मुझे मॉडल टाउन थाने में ले जाकर उन्होंने एक जगह बैठा दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टाइम क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे गालिबन कोई 1:30 बजे का टाइम बताया, 1:30 या 1:45 का। मैंने कहा अभी भी 1 घंटा बाकी है, तुम मुझे लेकर जाओगे और जहाज़ में बिठाओगे, याद रखना। ये कह दिया आपने? मैं उन्हें कह रहा था और मैं दुआ पढ़ रहा था। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि यार रियासत ये भी कर सकती है। तो अबू जहल ने किया था ये, मुझे अगले दिन औरिया मकबूल जान साहब ने बताया कि तो अबू जहल ने किया था। और मैंने कुरान पाक में सूरह हज में पढ़ा हुआ है खुद, क्योंकि मैंने कुरान पाक का तर्जुमा बहुत दफ़ा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने, उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसने किताब मुझे पढ़ने दी, ये उसकी तौफीक है। तो भाई उसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा सख्त अज़ाब है इन लोगों के लिए, ये कैसे आग से खेल सकते हैं। मुझे लगा थोड़ा डरा रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रहे हैं, मुझे अभी एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। लेकिन वो फिर पुलिस वाला ना तकरीबन रोता हुआ ही आया, उसने कहा सर आपकी फ़्लाइट जो है ना वो चली गई। फिर उन्होंने कहा जी रोते हुए आपको इन्फॉर्म? हाँ, तकरीबन वो रो ही रहा था। तो उसने कहा जी अब आप ये एहराम उतार दें। जी मैं तो नहीं उतारता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, बंदे इकट्ठे कर दीजिए, एहराम उतारें जी, एहराम उतारें जी। मैं कहा मैं क्यों उतारूँ भाई? कहते नहीं इसके साथ आप नहीं जा सकते अदालत सुबह। मैंने कहा यार ये कपड़े हैं, मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी ऐसे कपड़े पहने हैं 2 चादरों के साथ। तो मैंने कहा यार इसी में आपने दफन होना होता है, मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊँगा।
उन्होंने फिर कहा कि सर बात यह है कि हमें बड़े सख्त ऑर्डर हैं, कहीं और से टीम आ जाएगी और वो आपके साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती करेगी, तो आप एहराम उतार दें। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, तो मैंने कहा जी मेरे कपड़े मंगवा दें घर से, मैंने ये आपके कपड़े नहीं पहनने। फिर वो मुझे कपड़े किसी तरह उन्होंने मैनेज किया, मेरे घर से एक शलवार कमीज़ मंगवाई किसी और थाने में, वहाँ से वो थाने में लेके मोटरसाइकिल पे इधर पहुँचे मॉडल टाउन थाने में, उन्होंने मुझे कपड़े दिए और मुझे फोर्स किया कि मैं एहराम उतार के अपने कपड़े पहनूँ। फिर मुझे सुबह अदालत लेके आए, बाकी चीज़ें आपको मुकदमे का नहीं बताया गया? रात गए सारी? मुझे नहीं पता था। मुझे सुबह बताया गया कि जी आपके ऊपर 406 का मुकदमा है। कोई बंदे का भी मुझे बताया गया ये बंदा है। मैंने कहा जी मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। बीच में भी कोई बंदा डॉक्टर अरशद बताया, मैंने कहा जी मैं इसको भी नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा आप जानते हैं इनको? तो वो पुलिस वाला हंसना शुरू हो गया, कहता सर आपको सभी पता है, आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, पुलिस वाले को कहानी सारी पता? वो कहता है जी आप, उसने मेरे से एक लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन का नहीं किया। मैंने कहा यार मुझे एक दिन का रिमांड लेने के बावजूद, मैंने कहा मुझसे कोई पूछो तो सही, कोई तो काम कर लो, तनख्वाह मिलती है तुम्हें। वो कहते हैं सर हमें पता है हमें किस बात की तनख्वाह मिलती है, छोड़ दें आप, हमें पता है सारा कुछ, सारी दुनिया ही जानती है, हमने आपका रिमांड मांगना है और आपने बाइज्जत बरी होना है। मैंने कहा जी मैंने कैसे होना? उन्होंने कहा सर केस ही कुछ नहीं है, आपको रोकना मकसद था, हमने रोक लिया, ये गुनाह हमारे खाते पड़ना था, पड़ गए। खुल के बात करते थे पुलिस वाले। उन्होंने कहा सर ये गुनाह और ये अजाब हमारे सर पे पड़ना था, ये हमारे सर पे पड़ गया है, आपको हमने रोकना था, ये अजाब हमने ले लिया है, आपने जाना था, आप नहीं जा पाए। लेकिन वो मुझे कहते थे बार बार पुलिस वाले, मैं उन्हें कहता था अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। जितने पुलिस वाले आते थे कहते सर आपका आज कबूल हो गया। जब आपका तो मैं ये कहता था कि यार तुम्हें कैसे पता आज कबूल हो गया, तुम्हें कैसे पता? कहते सर हमारा दिल कहता है आपका आज कबूल हो गया। तो मैं कहता था यार अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे आप हज पे जाने देते। तो ये सारी एपिसोड है। जब आपका जिस्मानी रिमांड लिया गया तो फिर आप वापस थाने में आए, तो फिर कोई बात की? मिला ही नहीं कोई मुझे उसके बाद, कोई बंदा, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक लफ्ज़ नहीं पूछा मेरे से उन्होंने। भाई जिसका मैंने 2.5 करोड़ देना है वो आता तो सही, वो सामने आता। यानी वो अच्छा, वो मरियम नवाज़ का बाद में पता चला मुझे अदालत में कि मरियम नवाज़ का कोई ओहदेदार भी है, पोलिंग एजेंट बता रहे, पोलिंग एजेंट भी रहा है, और उस हल्के में कहीं कोई यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार भी रहा है। यार ये अब क्या तरीका है यार, ये अब इस तरह यानी सारी ज़िंदगी मियाँ नवाज शरीफ ने जो किया है, क्या अब उसी रास्ते पे चलना है इस ख़ानदान ने, या रास्ता बदलना भी है? जो नवाज शरीफ ने बदले की, इंतकाम की, अब मैं इस बार ना कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ना किसी को बदवा देना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने आग से खेला, इनको पता ही नहीं है इनसे इन्होंने किया क्या है। फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए सोच लें कि यार मैं बदनीयत था, मैं भाग रहा हूँ, ये सबको पता है कि भाग के कहीं नहीं जाता, ये सब जानते हैं मुझे। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें बदनीयत हूँ, भाग रहा हूँ, फिर भी क्या हज पे जाते हुए आदमी को एहराम में रोक सकता है कोई? ये इस मुल्क की तारीख में पहला वाक़या है, पहला वाक़या कि हज पे जाते हुए आदमी को इन्होंने रोका है। तो ये मुझे नहीं समझ मुकदमे से, इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, फिर दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया, और वो मुकदमा कहते जी वहाँ कोई झगड़ा हुआ और हमने कोई लड़ाई की है एयरपोर्ट पर। मैंने जाके जज साहब को बताया, मैंने कहा जी एहराम में मैं हूँ, एहराम में तो आप ऊंची नहीं बोल सकते, आप किसी को ऐसे पुश नहीं कर सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, तो ये मुकदमा किस बात का है? तो वो जज साहब भी हैरान हो रहे थे। मैंने कहा सर एहराम के अंदर जो आदमी मौजूद है, जिसने एहराम बांध लिया और नियत कर ली, उसको नहीं मार सकते। मैंने कहा बुलाएं उन पुलिस वालों को, पूछें किसी एक के साथ भी कोई बदतमीजी की हो। जब थाना सर्वर रोड वाले लेकर आए तो पता चला आपके भाई पर। मैंने कहा सर जैसी ज़िंदगी, मैंने कहा सर जैसी ज़िंदगी मैं गुजारता हूँ या जिन हालात में मैं हूँ, मुझे थ्रेट रहती है अपनी ज़िंदगी की भी। मुझे इसी सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लेकर दी है, सरकार ने लेकर दी है ना, मैं तो नहीं खुद से ले सकता, ये सारा इस सरकार ने किया था ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी लाइफ को थ्रेट होता है, उसकी गाड़ी को अगर अचानक सादा कपड़ों में नकाबपोश घेर लें तो उसको क्या करना चाहिए? मैंने कहा फ़र्ज़ करें सर मैं आराम में नहीं होता और ये एयरपोर्ट नहीं होता, तो मुझे क्या अपने आप को बचाने के लिए शूटिंग नहीं करनी चाहिए थी? वापस मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था, या गाड़ी उनके ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए थी कि ये कौन लोग हैं सिविलियंस? तो सर आप मेरी सिचुएशन भी समझें। मेरा वकील एक ही बात कह रहा था, अली चीख के कह रहा था कि भाई यूनिफॉर्म वाले को लेके आओ, यूनिफॉर्म वाले को बुलाओ, ताकि हम किसी भरोसेमंद आदमी के हवाले करें इसको। बख्तरबंद गाड़ी में आपको बिठाया गया, वो तो तंदूर था यार, वो बहुत ही, वैसे मुझे पुलिस वालों पे ना सीरियसली मुझे तरस आ रहा है, ये सारा दिन उस गाड़ी में रहते हैं जब ये आंसू गैस चलाते हैं, उस गाड़ी में इनका नीचे वाला धाड़ होता है, वो बहुत तबाही है, उसके अंदर तो तंदूर है पीछे, इन्होंने मुझे अंदर घुसा दिया। ये साल का गर्म तरीन दिन था, 49 डिग्री टेम्परेचर, तो वो ट्रैवल तो छोटा ही था, लेकिन ये है कि उसके अंदर भैया आप अंडा बॉयल कर सकते हैं, वो इतनी उसके अंदर वो गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये उसको कहते हैं APC। अब मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने बताया था आर्मर्ड APC, नहीं आर्मर्ड प्रिजन, नहीं प्रिजन नहीं है, प्रिजन नहीं है, मैंने प्रोटेक्टेड और कैरियर, तीसरा वर्ड कैरियर। और चीज़ भी वहाँ पर देखी कि जब आपको ले जाया गया दोबारा जब आप आए
तो आपके भाई पर भी तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, पता नहीं अदालत में कोई आने बड़ी से रोका फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको सख्त ऑर्डर्स हैं कि किसी आदमी को बात ना करने दी जाए। गया। उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकी वीडियो बनाई तो आप पर मुकदमा हो गया। हाँ, हमें कहा, कर्फ्यू शाकिर खान को, अरशद सबको ये शाकिर कहा। के साथ बड़ी बदतमीजी की। वो आपके भाई छोटे आए हुए थे, अरशद, वकास वकास के साथ बड़े गर्म। वकास बेचारा जब अंदर आया तो मैंने उसको देख के मैंने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा जी मेरे साथ, मैं तो जंग लड़के आया हूँ अंदर। ये सहाफ़ियों के साथ हो रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग साहब, कहते सर सहाफ़ी भी सब बराबर कर दिया इन्होंने, पुलिस बात ही नहीं सुनती थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर उसने जब वो मेरे जब ज़्यादा हमने देखा, जब हाथ से बहुत निकल गया मामला और उसने मारा, तो फिर मैंने जज साहब को कहा, मैंने फिर वहाँ ऊँची आवाज़ में बोला थोड़ा सा, मैंने कहा जज साहब देखें इसने मारा है, इसे बोले मुझे मारे। मैं चल के चला गया उसके पास, मैंने कहा मुझे आप मारो। फिर वो चीज़ें ठंडी हुई, पुलिस वाले भी ठंडे हुए। मैंने जज साहब ने फिर उन्हें कहा कि बुलाओ उनको अंदर। तो फिर थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ अदालत का, और उसके लिए जज साहब को बड़ी कोशिश करनी पड़ी। आज जब दूसरे मुकदमे से आप डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद भी कुछ रिहाई में थोड़ी सी रुकावट आई, हमने देखा। कभी मैं तो ये सोच रहा था कि शायद एक और मुकदमा, क्योंकि 3 ईदें 2 ईदें पहले मेरी ख़राब हो चुकी हैं, ये तीसरी दफ़ा थी बकरा ईद, तो मुझे लगा कि शायद खुदा न खास्ता दोबारा से फिर ये किसी और मुकदमे में उठा लेंगे। अच्छा तो नहीं लग रहा होता ना आपको। और इस दफ़ा मैं बहुत उदास भी था, यानी मेरे दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब तो आप लोग हैं सारे लोग, तो मैं कोई आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ ना। आप लॉकअप में जब आप बंद बैठे हुए हैं तो फिर आप सिर्फ सोचते हैं, और आपके दिमाग में बार बार हैमरिंग होती है, थोड़े चलते रहते हैं कि हज पे रोका। कुछ तकलीफ़ आपको होती रहती है कि हज पे जा रहा था, वो बेचारी मेरी बेगम फैमिली वो वहाँ से आए थे हज पे जाने के लिए इतनी नीयत करके। अब मैं महरूम हूँ तो मेरे बगैर तो वो जा नहीं सकती हज पे, वो लोग फिर वापस उनको जाना पड़ा। तो वो मुझे जो ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। आखिरी बात सर ये बताइएगा, अब जिन लोगों ने हज पर जाने से रोका, कॉन्टेम्प्ट पिटीशन उसको चलाएंगे आप देखें, हाई कोर्ट में? कानून का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। जो 2 जाली मुकदमे बनाए गए मुझे हज पे जाने से रोकने के लिए, वो दोनों जो मुकदमे हैं वो खारिज हो गए। मैं ना अमाउंट की बात नहीं है, मैं इनको सज़ा देना चाहता हूँ। मैं अभी अनाउंस करता हूँ, मैं ये पैसा आप सबके सामने वेलफेयर पे उसी वक्त खर्च कर दूंगा, जहाँ आप लोग कहेंगे वहाँ खर्च कर दूंगा, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा मैं। इन्होंने ज़्यादती की है, ये हराम का पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा इनसे कि मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, मेरा अल्लाह मुझे बहुत दे देगा, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा ताकि इनको शर्मिंदगी हो। इनसे निकलवाऊंगा और इनके सामने बांटूंगा और खैर के काम के लिए इंशाल्लाह खर्च करूंगा। चले मैं अनाउंस कर देता हूं, जो लोग उम्रे पे जाना चाहेंगे गरीब लोग, इसी पैसे से भेजूंगा, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना वो हज प्राइवेट वाला था, तो वो अच्छी खासी अमाउंट है, वो आएगी ना, बहुत सारे लोगों को उम्रे पे भेज दूंगा इसके अंदर। और लेकिन इनसे लूँगा पैसा। और सेक्रेटरी इंटीरियर के ऊपर मैं उसको कह के आया था, मैंने कहा आपको पता है आपको हमने बीच में क्यों रखा है 10 लाख में? कहते क्यों? मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर आपको हम कंटेम्प्ट में अदालत में बुलाएंगे अगर हमारे साथ ज़्यादती होगी तो। अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू।